बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 6 की हमने शुरुआत करनी है। चैप्टर नंबर 5 तक का काम हमारा हो गया था वेक्टर्स का, और उसके न्यूमेरिकल भी हमने तकरीबन 2 ही न्यूमेरिकल्स हमने करने थे वो हमने कर लिए थे। अच्छा, थोड़ा सा लेट हो गया इसके लिए, तो असल में थोड़ा शेड्यूल इतना ज़्यादा टफ हो चुका है कि उसको ना अपने आप को थोड़ा सा इसका मैनेज करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। खैर, कोशिश मेरी पूरी यही है इंशाल्लाह। मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर आप कंप्लीट कराएंगे 19 चैप्टर और ये होंगे वो होंगे। आज की कॉल भी आई थी, तो बेसिकली हमने पूरा काम कंप्लीट करना है, आपने परेशान नहीं होना। 9 क्लास वालों का तो ये है कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक, और चैप्टर नंबर 11 उनका आएगा, ठीक है। और मैट्रिक के लिए बड़ी ये खबर चल रही थी कि सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाएगा और ये कर दिया जाएगा, वो मतलब वो कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा सिलेबस आपका आएगा। यानी कि पूरा सिलेबस हम दिए 1 से लेकर 19 चैप्टर तक आपका इंक्लूड है अभी तक, जब तक कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए। और एक और बात वही है कि अभी आपका मॉडल पेपर भी आएगा, क्योंकि हमारी जब बात हुई अभी लास्ट टाइम बोर्ड वालों से, तो वो इन प्रोग्रेस है काम। और मेरे ख्याल में नवंबर के स्टार्ट में या नवंबर के एंड में वो आपको मॉडल पेपर देंगे कि अब वो नया पैटर्न एक तरीके से आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो उसमें जो भी करें मार्क्स को रिड्यूस करें, लेकिन आपने अब हमने सिलेबस 1 से लेकर 19 तक ही रखा है, उसको चेंज नहीं करेंगे। इस बात को अपने जहन में रखना। मैट्रिक वाले खासकर 9 वालों के पास तो है ही 10 चैप्टर, मैट्रिक वालों के पास 19 चैप्टर पूरे हैं, कोई रिडक्शन कुछ भी नहीं है। इसको जहन में रखो, ठीक है। ये बातें हो गई। फिर दूसरी बात, अब स्कूल वाले कॉलेज में जा रहे हैं, मैट्रिक वाले कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो भाई फील्ड बड़ी सोच समझ के लेना, ठीक है। और बहुत एहतियात से सारी चीज़ें करना। आपकी जो ये खासकर जो यूनिवर्सिटी जब में जा रहे हैं और जो स्कूल से कॉलेज जा रहे हैं, तो आपका जो पूरा बेस है ना, वो आपका ये एक डिसीजन लेता है। यानी कि आपने आगे प्री इंजीनियरिंग लेनी है, प्री मेडिकल लेनी है, कंप्यूटर साइंस लेनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग प्री इंजीनियरिंग लेके कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहे होते हैं। कंप्यूटर मतलब आपने पूरा का पूरा ये जो अपना डिसीजन लेना है, पूरा अपने अपने बिल्कुल होशो-हवास में सही से रहेगी। कोई ये शुगल नहीं कि वो ले रहा है तो हम भी ले लेंगे, ये ले रहा है तो फलाना हम भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई। पूरा का पूरा तुमने अपनी फ्यूचर को देखना है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है और तुमने उस चीज़ में जाना है। ऐसा ना हो कि तुमने अब्बा के कहने पे या किसी के कहने पे तुमने वो ले ली और फिर उसके बाद बस बोझल दिल के साथ काम चला रहे हो, तो फिर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक हो गया, ये बात हो गई। अब उसके बाद यूनिवर्सिटी वाले जो कॉलेज वाले जाएंगे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने ही बड़ी चूज़ करनी है। अब हर कोई मैकेनिकल डॉक्टर, भाई बहुत सारी फील्ड और भी हैं, ऑटोमोबाइल्स है, सिविल है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें। एमबीबीएस के अलावा भी डॉक्टरी में और बहुत सारी चीज़ें हैं, बीडीएमएस है और XYZ, बहुत सारी, बहुत मतलब वास्ट ये फील्ड है। लेकिन हमने चंद एक को सिलेक्टिव किया हुआ है। भाई आपने दूसरी तरफ भी जाना है। अब ऑटोमोबाइल जो फील्ड है उसमें कोई भी नहीं जाता, ठीक है, तो आप इसकी तरफ भी जाओ। बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जिनको गाड़ियों में बड़ा इंटरेस्ट है, तो आप ऑटोमोबाइल की फील्ड करो और उसके बाद अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करो, बेहतरीन है। ठीक हो गया, ये थोड़ी सी मतलब इंट्रो की बात हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा चैप्टर नंबर 6 की तरफ। बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, वो ये चीज़ कि किसी ने मुझे मेंशन कराया था कि चैप्टर नंबर 4 में, हाँ 4 में एक न्यूमेरिकल है, सॉरी 3 में है, 3 में नहीं सॉरी 4 में, ठीक है। 4 में एक न्यूमेरिकल है, उसमें ये कहानी है कि 4.3 शायद है कि उसमें हमने डिस्टेंस निकालना था, लेकिन हमने एक्सेलरेशन और फोर्स निकाल के छोड़ दिया। अब मसला क्या था कि बुक वालों ने आंसर के कॉलम में सिर्फ एक्सेलरेशन और फोर्स का दिया था, इसलिए मेरे भी जहन से निकल गया, लेकिन उसमें डिस्टेंस भी निकालना है 4.3 में। ठीक हो गया, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, मुझसे भी किसी ने पूछा है शायद नॉर्मल रिएक्शन की, सर मुझे नॉर्मल रिएक्शन बता दें कि वो क्या होता है। मेरा बच्चा, नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, वो उसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई है एक, तुम उसको देख सकते हो नॉर्मल रिएक्शन की वीडियो को, उसको देखो, उसको तुम्हें फिर चीज़ समझ में आ जाएगी। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये कि कांटेक्ट, मुझे भी किसी ने बोला कि सर अगर आपका मुझे कांटेक्ट नंबर मिल जाए। देखो यार, कांटेक्ट नंबर तो खैर नहीं मिलेगा, ये तो थोड़ा मुश्किल काम है, ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वैसे ही बहुत पब्लिक हुआ हुआ है। वो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मेरी को सोशल लाइफ में मतलब जब दिल करता है 10-11 बजे भी वो मतलब फ़ोन कर देते हैं, ठीक है, तो वो तो मिलना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि उसके लिए मैंने आपको उसका रीज़न बता दिया। मैं ये करूँगा कि मैं अपनी एक आईडी शेयर कर दूँगा, मतलब एक मेरी जो पर्सनल जो मतलब iCloud की आईडी मैं उसको शेयर कर दूँगा, तो उसमें मुझे ईमेल करो, मैं उस पर तुमसे बात कर सकता हूँ, ठीक है। फिर वहाँ पर देखेंगे फिर क्या मामला तय पाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, किसी ने पूछा है नोट्स। पहले मैं सवाल के जवाब इसलिए दे रहा हूँ ताकि पहले वो क्लियर हो जाए। नोट्स की बात ये कि भाई मेरी वीडियो को पॉज कर दिया करो, ठीक है, जब मैं साइड पर होता हूँ ना इस तरफ, ठीक है, तो मेरी वीडियो को पॉज करो और जितना माल मवाद यहाँ पे लिखा हुआ है सब छाप दो अपनी कॉपी में। ये बेस्ट नोट्स हैं इस वक्त कराची में, तो मैं दावे से कह सकता हूँ ये मैं और मेरे दोस्त हम तो बड़ी मेहनत से बनाए, ठीक है। हमने मुख्तलिफ नोट्स का मिक्सचर लिया है, हमने मुख्तलिफ नोट्स लिए, बुक ली और सबका मिक्सचर तुम्हें ये बना के दिया, ठीक है। तो बेस्ट नोट्स हैं ये इस वक्त। मेरी वीडियो को पॉज कर दिया करो और इस सारी माल मवाद को छाप लिया करो।
फिर समझने का समझ लिया करो, फिर वीडियो को उस टाइम पॉज करो जब मैं साइड पे हूँ, सारा माल मवाद अपनी कॉपी में छाप दो। ठीक हो गया, क्लियर है बात। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम है क्या? सबसे पहली चीज़ मैं समझा रहा हूँ, वर्डिंग पूरी लिखी हुई तुम देख सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई भी बॉडी, ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो या तो रुका हुआ हो यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, ठीक है, या तो मूव कर रहा हो यानी कि स्टेट ऑफ मोशन में हो, ऐसी दोनों सूरतों में अगर चीज़ है तो वो इन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यानी कि चीज़ रुकी हुई है, गाड़ी अपनी जगह पे रुकी हुई है, या तुम गाड़ी को लेकर कहीं जा रहे हो, दोनों सूरतों में तुम्हारी गाड़ी इक्विलिब्रियम में है। तुम अपनी जगह बैठे हुए हो तब भी तुम इक्विलिब्रियम में हो, और तुम कहीं अपनी जगह से उठ के जा रहे हो तब भी तुम इक्विलिब्रियम में ही हो। ठीक हो गया, यही बात। आगे चलो, अब जो बैठे हुए हो वो इक्विलिब्रियम की एक टाइप है, जो मूव कर रहे हो वो भी इक्विलिब्रियम की एक टाइप है। दोनों है बेसिकली इक्विलिब्रियम, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ टाइप्स के लिए, मैं समझा रहा हूं तुम्हें, तुमने वहां पे देख लेना है। दो टाइप्स हैं, नंबर 1 स्टैटिक इक्विलिब्रियम और नंबर 2 डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ स्टैटिक की है, अभी मैं इसकी डायनेमिक की भी लिख दूंगा। ठीक है, अगर तुम अपनी जगह पे बैठे हुए हो, तुम्हारी गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी हुई है, तुम एक जगह पे इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट हो, रुके हुए हो, तुम या कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तुम एक तो इक्विलिब्रियम में हो, लेकिन तुम इक्विलिब्रियम की किस टाइप में हो? तुम इक्विलिब्रियम की स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो अभी। और अगर तुम्हारी गाड़ी या कोई भी चीज मूव कर रही है मुसलसल इन द स्ट्रेट पाथ, और कहीं भी मूव कर रही है, ठीक है, गोल घूम रही है, सीधी जा रही है, कुछ भी हो रही है, तो इसका मतलब तुम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आते हो। ठीक हो गया, अपनी जगह पे बैठे हुए हो या रुके हुए हो या कुछ भी मतलब इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट हो, तो तुम इक्विलिब्रियम में हो, लेकिन इक्विलिब्रियम की स्टैटिक इक्विलिब्रियम टाइप में हो। और अगर अपनी जगह से मूव कर रहे हो, तुम्हारी गाड़ी अपनी जगह से मूव कर रही है, तब भी तुम इक्विलिब्रियम में हो, लेकिन तुम इक्विलिब्रियम की डायनेमिक इक्विलिब्रियम टाइप में हो। ठीक है, अब इसको आगे मैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम लिखवाता हूं, तुम उसको फिर टैली करो और समझो। अच्छा भाई, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मैंने बताया था कि कोई भी चीज अपनी जगह से मूव हो रही है, चल रही है, तब भी वो इक्विलिब्रियम है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम की कौन सी टाइप है? वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया, इसको तुमने अपनी कॉपी में छाप लेना है। जो भी जिस स्कूल से बिलोंग करते हो, जिस कोचिंग सेंटर से बिलोंग करते हो, मेरी चीज़ समझ में आ रही है, तुम इसको पेपर में लिखो। तुम्हें इंशाल्लाह तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, तुम इसका ट्रायल कर सकते हो अपने पेपर, अपने स्कूल के, अपने कोचिंग के टेस्ट में लिखो, और अगर कोई गलत करे ना, फिर मुझे बताना कि यार हमारी टीचर ने गलत कर दिया, फिर देखेंगे। ठीक है, ऐसा वैसा इंशाल्लाह होगा नहीं। आ जाओ। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम हो गया, उसकी टाइप्स हो गई। नाउ अब क्या करना है हमने? अब उसकी करनी स्टेट्स। याद रखना, स्टेट्स अलग चीज हैं, टाइप्स अलग चीज हैं। हमेशा गड़बड़ करते हैं बच्चे, मैंने जितनी कॉपी चेक की, स्टेट और टाइप्स, स्टेट की जगह टाइप्स, टाइप्स की जगह स्टेट, ऐसा नहीं करना भाई। ठीक है, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, हमारे पास टोटल 3 स्टेट्स होती हैं इक्विलिब्रियम की। ठीक है, ये लिखी हुई है, इसको देखो, मैं तुमको उसको उर्दू में समझा रहा हूँ, इसको समझो। ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, पहली बात तो 3 स्टेट्स होती हैं, नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 3 न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया, व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको मैं फोर्स लगाऊं और उसको मैं अपनी जगह से मूव करूं। ठीक हो गया, टेबल रखी हुई है, मैं उसको मूव कर रहा हूँ, गाड़ी खड़ी हुई, कोई भी ऐसी चीज XYZ, मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ और उसको धक्का दे रहा हूँ और वो अपनी जगह से मूव हो रही है, लेकिन इट हैज अ टेंडेंसी, उसके अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये एबिलिटी है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, तो इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं तुम्हें जब तीनों स्टेट सिखवा दूंगा तो तुम्हें मैं ना वो उसकी डायग्राम बना के दिखा दूंगा। ठीक हो गया, ऐसी कोई भी चीज जिसपे मैं जब फोर्स लगाऊं, धक्का दूं, कुछ भी करूं, उसको डिस्प्लेस करूं अपनी जगह से, तो वो थोड़ी देर के बाद उसके अंदर सलाहियत हो अपनी जगह पे वापस आने की, यानी कि कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, इसको तुम एज इट इज वर्ड टू वर्ड अपनी कॉपी में छाप सकते हो। ठीक हो गया, अब हमने करना है अनस्टेबल और न्यूट्रल, एंड देन मैं तुम्हें वो 3 डायग्राम बना के दिखाऊंगा। तीनों डायग्राम में तुम्हें स्टेबल भी समझ में आ जाएगा, अनस्टेबल भी समझ में आ जाएगा, तुम्हें न्यूट्रल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको तुम छापो और अब आगे देखो। अच्छा भाई,
हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये था कि अगर मैं किसी भी चीज़ को, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम ये था कि अगर मैं किसी भी चीज़ को धक्का देता हूँ, किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाता हूँ, तो उस चीज़ या उस ऑब्जेक्ट में इतनी एबिलिटी हो, इतनी टेंडेंसी हो कि वो वापस अपनी जगह पर आ सके, इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक हो गया। नंबर 2, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसी कोई भी चीज़ जिसपे मैं फोर्स लगाऊं, जिसको मैं मतलब अपनी जगह से धक्का दूं, डिस्प्लेस करूं, तो वो अपनी जगह से मूव हो, लेकिन उसके पास कोई सलाहियत नहीं है वापस अपनी जगह पे आने की। अब वो एक नई जगह पे चली गई, यानी कि स्टेबल और अनस्टेबल एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर हम स्टेबल को देखें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो है कि मैं किसी चीज को धक्का दे रहा हूं, वो वापस अगर अपनी जगह पर आ रही है तो इसका मतलब वो स्टेबल है, और अगर वो वापस अपनी जगह पर नहीं आ रही बल्कि एक नई जगह पर चली गई है तो इसका मतलब वो अनस्टेबल है। ठीक हो गया। तुम यहां से उसको छाप सकते हो। व्हाट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कहानी ये है कि अगर मैं किसी चीज को धक्का दूं, ये दोनों से अपोजिट है। अगर मैं किसी चीज को मतलब ये दोनों से बिल्कुल हटके ही है। अगर मैं किसी चीज को धक्का दूं तो वो अपनी जगह से हिले, मूव भी हो, यानी कि इसके अंदर स्टेबल और अनस्टेबल दोनों की चीजें हैं। अगर मैं किसी चीज को धक्का दे रहा हूं, किसी चीज पे फोर्स लगा रहा हूं, तो वो अपनी जगह से मूव होकर नई जगह पर तो आ रही है, यानी कि अनस्टेबल को वो तो कर रही, मतलब कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की हिमायत कर रही है, लेकिन उसके अंदर वो जो नई जगह उसने हासिल की है उसमें कुछ पुरानी जगह से भी मुशाबिहत हो। यानी कि अगर मैं ये कहता हूं कि ऐसी किसी भी चीज को मैं धक्का दूं तो वो अपनी जगह से हट जाए, एक नई जगह पर चली जाए, लेकिन वो नई जगह उस पुरानी जगह से ज्यादा अलग ना हो, उससे मिलती जुलती हो, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है। अब देख लो इसकी एग्जांपल्स। यहाँ पे स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल क्या कहानी है। कोन है, कोन रखी होती है रोडों पे, और वो अक्सर बेशतर वो फिक्स होती है रोड पे। ठीक है, पार्किंग कोन अक्सर बेशतर फिक्स होती है फुटपाथ की तरफ। अब एक कोन फिक्स है, ठीक हो गया, मैंने उसको पांव से धक्का दिया, जब मैं उसको धक्का दूंगा तो वो अपनी जगह से मूव करेगा, हिलेगा और वापस अपनी जगह पर रुक जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टेबल। अगर कोई ऐसी कोन है जो कि नीचे से फिक्स नहीं है, ठीक है, अब जब मैंने उसको धक्का दिया तो वो बिल्कुल अलग कहीं दूर चला गया, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है। ठीक है। और न्यूट्रल क्या है, समझना इसको। न्यूट्रल में क्या है कि इसकी बेस, स्टेबल में बेस जमीन पे थी, न्यूट्रल में वो अपनी जगह से गिर गया, लेकिन उसकी बेस कुछ ना कुछ टच हो रही, वो बहुत दूर नहीं गया, वो वहीं पर गिर गया। मैंने उसको धक्का दिया, वो वहीं पर गिर गया, और वो अपनी जगह से हिला नहीं, बस सिर्फ वो गिर गया, खड़ा हुआ था अब गिर गया, तो उसकी बेस अभी भी नीचे टच हो रही है। अगर थोड़ी सी भी इससे और इससे इन दोनों का मिलना जुलना हो गया तो इसका मतलब ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। यानी कि कोई ऐसी चीज जिसको धक्का दूं तो वो जगह तो चेंज कर रही है, लेकिन उसके अंदर अगर 1% भी अपनी पुरानी जगह की चीज शामिल है, 1% भी उससे मुशाबिहत है, तो इसका मतलब वो स्टेबल, वो आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो मैं और मामला क्लियर हो जाएगा। अब हमने करना है इसमें टॉर्क, लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम दो होती हैं, याद रखना। टाइप सबसे पहले हमने पढ़ी, वो दो थी, उसके बाद हमने स्टेट्स पढ़े, वो तीन थे, और अब हम नेक्स्ट वीडियो, आज की वीडियो में हम कंडीशंस तो नहीं कर सकते क्योंकि वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। दो कंडीशंस हैं, एक में क्लॉकवाइज जाएंगे, एक में एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, वो बिल्कुल मैं अलग वीडियो में कराऊंगा। अभी मैं तुम लोग को टॉर्क समझा देता हूँ। अच्छा, और टेंशन की बात भी, चैप्टर नंबर 6 में सिर्फ और सिर्फ दो न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो आते हैं, 6.1, 6.2। इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। अगर कभी आया हो मुझे ला के दिखा देना भाई, मैं मान जाऊंगा, और इंशाल्लाह आगे भी नहीं आएगा, मैं दावे से कहता हूँ। 6.1, 6.2, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी बात आप लिख लो। ठीक है, अब हम इसके बाद टॉक करेंगे। अच्छा भाई, अब आगे आ जाओ। अब है कहानी व्हाट इज टॉर्क, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज टॉर्क, और इसी के न्यूमेरिकल्स हैं, बेसिकली इसकी बात आगे तक चलती है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ये तो हो गया इंग्लिश का मंजन, ठीक हो गया, ये तो यहाँ से गया होगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं उर्दू की। ठीक है, टॉर्क है क्या? दरवाज़ा है आपके घर पे, ठीक है, उस दरवाजे में आपने क्या किया, आपने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, और उस हैंडल को पकड़ के उस दरवाजे को या तो खोला या बंद किया। ठीक है, ये जो आप फोर्स लगा रहे हो, इसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, इसको कहते हैं टॉर्क। ठीक है, अब इसमें दो चीजों का समझना बहुत जरूरी है। वो दो चीजें क्या है, समझो। पहली बात तो दरवाजे के जो जॉइंट्स हैं,
ठीक है, जो उसके कब्जे लगे हुए हैं उनको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो ना हो तो आपका दरवाजा मूव नहीं कर सकता, वो स्टिल एक जगह पे खड़ा रहेगा या तो गिर जाएगा। ठीक हो गया पहली बात। दूसरी बात इसमें है मोमेंट आर्म की। व्हाट इज मोमेंट आर्म, थोड़ा सा मैं बताऊं कि मोमेंट आर्म बेसिकली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि ये इसके कब्जे लगे हुए हैं, ये जॉइंट्स इसके लगे हुए हैं, ठीक है, दरवाजे के, और यहां से आप लगा रहे हो फोर्स, यानी कि यहां से लगा के या तो आप दरवाजे को खोल रहे हो या तो आप दरवाजे को बंद कर रहे हो। ठीक है, तो जिस जगह से आप फोर्स लगा रहे हो यहां से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। ये तीनों यानी कि टॉर्क, एक्सिस ऑफ रोटेशन और मोमेंट आर्म, ये तीनों चीजें एक साथ ही आती हैं हर जगह, ये अलग अलग नहीं आती। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, तुम इसको यहां पे छाप देना। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन होता क्या, समझो इस बात को। ये जो दरवाजे के जॉइंट्स हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, दरवाजे पे तुम फोर्स यहां से लगा रहे हो और उसको बंद कर रहे हो या खोल रहे हो, बंद कर रहे हो या खोल रहे हो, तो जहां से फोर्स लगा रहे हो वहां से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मोमेंट आर्म। अब एक और बात, वो बात क्या है, मोमेंट आर्म यानी कि ये जो मोमेंट आर्म है यहां से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा तुम्हारे पास फोर्स उतनी कम लगेगी, और इसका डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज्यादा तुम्हें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसकी मिसाल कैसे लेते हैं, स्क्रू ड्राइवर से लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर छोटा वाला है और उससे तुम्हें कोई नट खोलना है तो तुम्हें उसमें बड़ी मुश्किल होगी, छोटा सा। लेकिन अगर स्क्रू ड्राइवर बड़ा है और तुम्हें फिर नट खोलना है तो अब तुम्हारा मोमेंट आर्म बढ़ गया। जब तुम्हारा मोमेंट आर्म बढ़ गया इसका मतलब यह है कि तुम्हें फोर्स कम लगानी पड़ेगी और टर्निंग इफेक्ट बासानी पैदा हो जाएगा। ठीक हो गया, इसका फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट है न्यूमेरिकल में हम डी को एज अ मोमेंट आर्म यूज करेंगे। ठीक है, इसका साइन थोड़ा सा टी ना थोड़ा टेढ़ा होता है, टॉ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है इन सिस्टम इंटरनेशनल, इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ही मैंने लिख दिया, इसको भी तुम छाप सकते हो। ठीक है, अब एक अगला छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद फिर इस वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं। अच्छा भाई, आज की वीडियो का हमारे पास लास्ट टॉपिक, व्हाट इज पैरेलल फोर्सेस। भाई पैरेलल फोर्सेस, ये इंग्लिश लिखी हुई है, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के मसावी हैं। ठीक है, तो उसको हमने नाम दिया है पैरेलल फोर्सेस का। असल चीज इसकी टाइप्स की क्या मंजन है, बात को समझो। एक गाड़ी खड़ी हुई है, उस पर मैं भी धक्का लगा रहा हूँ, मेरे साथ एक और बंदा धक्का लगा रहा है, 3-4 लोग और धक्का लगा रहे हैं, सारी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं। इसका मतलब ये लाइक पैरेलल फोर्सेस है। When two parallel forces are acting on same body and in same direction are called like parallel forces. And if two bodies, मैं इधर से धक्का लगा रहा हूँ, एक भाई साहब आगे से धक्का लगा रहे हैं, गाड़ी अपनी जगह से मूव ही नहीं होगी पहली बात तो। लेकिन अगर मैं इधर से धक्का लगा रहा हूँ, सामने वाले भाई साहब उधर से मेरी तरफ धक्का लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेज है। When two forces are acting on same body but opposite in direction are called unlike parallel forces. ठीक हो गया, यहाँ पर ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 की पहली वीडियो एंड हुई है। दूसरी वीडियो में मैंने फर्स्ट कंडीशन करानी है, सेकंड कंडीशन करानी है, और साथ में दोनों न्यूमेरिकल्स भी करवाते हैं, मतलब इंशाल्लाह। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश कि इसको इसी वीक में करूँ। मैं अपना शेड्यूल थोड़ा सा सेट करता हूँ और इसको इसी वीक में करता हूँ। भाई ये जो नोट्स हैं वीडियो पॉज करके देखो, इन्हीं में से छापो, और किसी नोट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम फिर भी अपनी तसल्ली के लिए, जाहिर है मैं कोई आके पुप्पी का लड़का तो हूँ नहीं, तो अपनी तसल्ली के लिए इसको किसी टेस्ट में करके देखो, अगर मार्क्स नहीं मिलते तब मुझे बताना। ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं फिर मेरी वीडियो के शुरू के 5 मिनट लाजमी देखना, क्योंकि उसमें मैंने कुछ थोड़ी बहुत वो वाली बातें की हैं जो टॉपिक से हट के हैं बेसिकली, कि हमने आगे जाके लेना क्या है, हमने किस तरीके से, वो लो उस फील्ड को चूज़ करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी बात, आप लोगों का मॉडल पेपर आने वाला है। ठीक है, हमारी सिंध सरकार माशाल्लाह से ये नया मॉडल पेपर देगी, अल्लाह खैर ही करे। वैसे तो सिंध सरकार से किसी अच्छे चीज़ की उम्मीद होती नहीं, लेकिन चलो खैर है, कुछ इंशाल्लाह कुछ उसमें यकीनन कोई ना कोई भलाई होगी। तो नया मॉडल पेपर आएगा, लेकिन मैट्रिक क्लास का सिलेबस डिडक्ट नहीं हो रहा अभी की न्यूज़ तक। ठीक है, 9 का सिलेबस वैसे ही शॉर्ट है। ठीक है, वैसे ही 10 चैप्टर है,
लेकिन मैट्रिक का कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है। इस बात को अपने जहन में बैठा लो। मैट्रिक के बहुत सारे बच्चों के जहन में ये बात बैठी हुई है कि हमारा सिलेबस शॉर्ट होगा। भाई नहीं होगा शॉर्ट सिलेबस, ना मैथ का ना फिजिक्स का, ठीक है। जिस तरह फिजिक्स में कमांड है उसी तरह मैथ में भी है, लेकिन यार मैं एक साथ दो चीज़ों को किस तरह चलाऊँ, मेरी समझ में फिलहाल कुछ नहीं आ रहा। कोई आपकी तरफ से एडवाइस हो ज़रूर देना, ठीक है। और आखिरी में जाते जाते ये बात ज़रूर करूँगा कि भाई इसको वहाँ तक पहुँचाओ जिन लोगों तक जो ट्यूशन की फ़ीस यानी कि 2000 1500 फिज़िक्स पढ़ने के लिए नहीं दे सकते, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ वो घर पे बैठ के आसानी के साथ फ्री में फिज़िक्स पढ़ लें, ठीक है। मेरा काम पढ़ाना है, ठीक है। आपसे मैं और कुछ नहीं मांग रहा, एक तो अपनी दुआओं में याद रखो हमें, ठीक है। और बस हमारी पूरी कोशिश ये है कि उन तक पहुँचे जो कि फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा सकते। 1000 1500 रुपये भी अगर मंथली कोई दे रहा है तो वो 6 महीने 7 महीने पढ़ेगा तो उसके 7 8 हज़ार 10,000 रुपये बच जाएंगे। वो यहाँ से बैठ के पढ़ सकता है, नेट सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास है, ठीक है। यहाँ से बैठ के पढ़े। नोट्स कहाँ से चाहिए? दिस इज़ नोट्स, ये आपके नोट्स हैं भाई, ये बेहतरीन आपके लिए नोट्स हैं। इसको छापो, जो करना है करो, इसमें से आराम से अपने टेस्ट में अप्लाई करो। नंबर नहीं मिले फिर बात करना। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकता इस तरीके से, ठीक है। मैं अपनी ईमेल आईडी ज़रूर शेयर करवा दूँगा, ठीक है। और उस पर तुम अपनी कोई भी क्यूरी सेंड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, वहाँ पर तुम मुझे सेंड कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर जल्दी रिस्पॉन्स दे दूँगा। यहाँ पर तो फिर भी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, ठीक है, लेकिन उस पर जल्दी रिस्पॉन्स दूंगा। और एक बच्ची या बच्चा किसी ने वो जो एक मेरी गलती पकड़ी थी 4.3 की, बहुत बेहतरीन काम किया था उसने वाकई बड़े बड़े डीप जाकर उसको समझा था और उसको मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने ये मेरी गलती पकड़ी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर आप डिस्टेंस खुद फाइंड कर लेना, वरना यार चलो करवा दूंगा। नॉर्मल रिएक्शन की वीडियो बनाई हुई है अलग से, मैं उसका लिंक अभी फिर से शेयर कर दूंगा, ठीक है। वीडियो देखो, समझो, अच्छा लगे तो इसको आगे तक पहुँचाओ उन लोगों तक जो कि नहीं कर सकते, ताकि तुम्हारी ज़ात से भी किसी को कोई ना कोई फ़ायदा हो। कोशिश करो कि तुम्हारी शख्सियत से किसी को नुकसान ना हो, कुछ ना कुछ भलाई हो जाए, ठीक है। क्लियर है बात? इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के साथ, ठीक है।